Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session. In this video, we will be discussing about chapter 16 subtopic 16.6 greenhouse effect and global warming, 16.7 ozone depletion in the stratosphere, 16.8 deforestation by improper resource utilization and maintenance, and 16.9 deforestation. Also, I will make sure that I cover most of your previous year question asked from these lines in your exams, Neet, AIMS, JIPMER respectively. If you like my this small effort to help you out in biology subject, then you can surely subscribe to my channel to get such awesome content. Before going further, there is a small analysis that I want to talk about, that the last 7 years Neet AIPMT analysis shows that all these topics contribute to 52% total, and if you look at the last 32-year analysis, it shows that these topics contribute to 49%. So these are very highly weighted topic and important topics, so you should not miss this topic. And before going further, there's a small request. Please take your highlighter and red pen and start marking the important lines. So let's get started. 16.6 ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपकी ये जो पहली लाइन है, दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, ये आपसे 2012 में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। फिर आपका जो यहाँ पे डायग्राम है, दैट इज इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पर आपको मेंशन करते हुए चलना है कि दैट ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन from the earth and emit it again towards the earth, and the cycle continues till the earth's surface has no long wave radiations to emit. फिर आपको ये देखना है कि that without greenhouse effect the average temperature at the surface of the earth would be actually that is minus 18 degrees Celsius rather than the present average of 15 degrees Celsius. आपके जो क्लाउड्स एंड गैसेस होते हैं, दे रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। 1/4 मीन्स 25%। और सरफेस री एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो आपको याद रखना है। एंड द मेजर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं आपकी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दे एब्जॉर्ब अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट। फिर आपका जो अगला डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके ये क्वेश्चंस 2008 में, 2010 में, 2011 में एंड 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2008 में इन्होंने इसका परसेंटेज पूछा है सारी गैसेस का। 2010 में आपसे पूछा है कि 2 गैसेस विच हैव द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, वो पूछा है। एंड 2011 में सेम इन्होंने यही पूछा कि दैट मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कौन सी हैं। और 2019 में आपसे पूछा है द गैसेस विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। तो आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट टू 60%, मीथेन कॉन्ट्रीब्यूट टू 20%, और ये दोनों आपकी CO2 और मीथेन ये आपकी मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। फिर आपके CFC कॉन्ट्रीब्यूट टू 14% एंड N2O कॉन्ट्रीब्यूट टू 6%। तो आपको ये देखने चलता है। फिर आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को हम लोग कॉमनली ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, तो आपको ये देखना है। और फिर आपको यहाँ पर एक डाटाबेस क्वेश्चन तैयार करते हुए चलना है कि दैट द ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस। और फिर आपको एल नीनो इफेक्ट को मेंशन करना है कि दैट एल नीनो इफेक्ट इज दैट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड द रिजल्टिंग इन ऑट क्लाइमेटिक चेंजेस इज नोन एज एल नीनो इफेक्ट। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपसे कर्नाटका नीट 2013 में आपसे पूछा है कि दैट द climate of the world is threatened by because of the increasing amount of the एटमॉस्फेरिक CO2। अगर आपकी एटमॉस्फेरिक CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर, जो अर्थ का जनरल सरफेस टेम्परेचर है, वो भी बढ़ेगा, जिसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर आपसे 2013 में पूछा है कि दैट द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये 2 स्टेप से आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपसे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दैट इज 16.7 ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इधर से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 में आपसे पूछा गया है एक सवाल कि गुड ओजोन और बैड ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो ये आपके स्टार्टिंग की लाइंस में मेंशन है कि गुड ओजोन और बैड ओजोन कहाँ है। बैड ओजोन आपकी जो होती है विच इज़ मेनली फाउंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, दैट इज़ इन द ट्रोपोस्फेयर। और जो गुड ओजोन होते हैं, इट इज़ फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये बैड ओजोन और गुड ओजोन आपको याद करते हुए चलना है। ये आपसे 2019 उड़ीसा एग्जाम में पूछा गया है। और 2011 में आपसे गुड ओजोन के बारे में पूछा गया है कि गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपको देखते हुए चलना है कि दैट थिकनेस ऑफ ओजोन इट इज ऑलवेज मेजर इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट्स।
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DU से, कैपिटल DU, इसको डॉप्सन यूनिट बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो आपका डायग्राम दिया हुआ है दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट डायग्राम विच इज़ रिलेटेड अबाउट ओजोन होल। तो ओजोन होल के बारे में इन्होंने बताया कि दैट ओजोन होल इज़ अ एरिया अबव द अंटार्कटिका, ओजोन थिकनेस इज गिवन इन डॉप्सन यूनिट। और ये जो ओजोन होल है दैट इज़ ओवर द अंटार्कटिका, ये मतलब साल में कौन से टाइम पे डेवलप होता है, तो इट डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। तो आपको ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद करते हुए चलना है। फिर यहाँ पर आपका CFCs के बारे में मेंशन है कि CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड दीज वर वाइडली यूज एज रेफ्रिजरेंट्स। फिर आपको याद रखना है। फिर आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोरीन होता है दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द CFC, इट डिग्रेड्स द ओजोन एंड इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये आपसे काफ़ी एक बार पूछा गया है, 2018 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दैट इन स्ट्रेटोस्फेयर क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीजेज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो 2018 का आपका यहाँ पर सब सवाल पूछा है। फिर आपको ये याद रखना है कि दैट द UV रेडिएशंस ऑफ द वेवलेंथ विच आर शॉर्टर देन UVB आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, बट आपकी जो UVB डैमेजेस होता है इट डैमेजेस DNA एंड मे कॉज म्यूटेशन। तो आपको ये स्नो ब्लाइंडनेस को याद करते हुए चलना है, ये भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब्स UVB रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ UVB causes inflammation of cornea which is called as snow blindness, cataract etc. such exposure may permanently damage the cornea। तो आपको ये देखते हुए चलना है क्योंकि आपसे स्नो ब्लाइंडनेस 2018 में भी पूछा गया है और 2020 में भी इसके बारे में पूछा गया है। 2018 में आपसे मेनली इसको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें स्नो ब्लाइंडनेस का करेक्ट मैच था UVB रेडिएशन। तो आपको ये देखना है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इट वाज साइंड एट द मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987 बट इट बिकेम इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये भी आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में इन्होंने काफ़ी बार आपसे पूछा है इन द ईयर 2009, 2010, 2019 और अभी हाल ही कि आपका 2020 का पेपर हुआ उसमें भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था। तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चंस थे। आपसे 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है कि दैट ओजोन इज प्रेजेंट इन विच जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आपको 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपकी यूवी रेडिएशंस बढ़ेंगी तो वहाँ पे मतलब मेनली चांसेस किसके होंगे, तो स्किन कैंसर के होंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सेम इन्होंने फिर 2016 फेज 1 पर भी आपसे यही पूछा है कि दैट डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। तो उसका करेक्ट आंसर है ओजोन। अगर ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में कम होगी तो आपका म्यूटेशन से चांसेस बढ़ेंगे, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट और भी काफ़ी डिजीजेज हो सकते हैं। फिर 2018 में आपसे पूछा गया कि द वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो उसका करेक्ट आंसर है 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये आपसे फिर 2018 में आपसे क्वेश्चन CFC के बारे में पूछा था कि दैट क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो ये आपसे 2018 का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका दैट इज 16.8 डिफॉरेस्टेशन एट इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर आपको सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन में जो आपको लाइन देखते हुए चलना है दैट डेजर्टिफिकेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। आपके जितना भी अर्बनाइजेशन, जितने भी आपके शहर ज़्यादातर बनेंगे तो दैट विल लीड टू द मेजर प्रॉब्लम डेजर्टिफिकेशन। फिर वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी में आपको याद रखना है कि जो वाटर लॉगिंग होता है इट ड्रॉज सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल, और सॉइल सैलिनिटी है एंड वाटर लॉगिंग, दीज वर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन द वेक ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये दो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपसे 2019 उड़ीसा में सॉइल सैलिनिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी जो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में काफ़ी टाइम तक वाटर लॉगिंग करते रहो और बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो वहाँ की सॉइल का नेचर कैसा हो जाएगा, तो जनरली आपकी जो सॉइल हो जाएगी वो एल्कलाइन हो जाएगी, दैट विल बिकम बेसिक। तो आपको ये याद रखते हुए चलना है जो कि सॉइल सैलिनिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट 16.9 डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर आपकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके एम्स में क्वेश्चन में पूछी गई है दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। यहाँ पर आपसे डाटाबेस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये लोग। और जो नेक्स्ट आपकी लाइन है दैट द 20th सेंचुरी फॉरेस्ट cover about 30% of the land of the India, and by the end of century it had shrunk to 21.54%, whereas the national forest policy आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा गया है 1988 में आई थी, ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% ऑफ द हिल्स। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कि दैट वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन।
तो आपको याद रखना है। फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और जिसको हम लोग कॉमनली झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ये भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 2018। झूम कल्टीवेशन इज़ मेनली इट इज़ प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये क्या होता है, आपने देखा है कि यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो एक आपका लैंड ले लेते हैं, उसके जितने भी प्लांट्स जो होते हैं उनको जला देते हैं, और जो भी ऐश बचता है उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। एंड दे यूज़ इट फॉर फार्मिंग एंड कैटल ग्रेजिंग। और आफ्टर कल्टीवेशन दे जस्ट लेफ्ट द एरिया फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी। तो ये आपका एक डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। ये 2018 में मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो झूम कल्टीवेशन का करेक्ट मैथ है डिफॉरेस्टेशन। फिर आपका जो डिफॉरेस्टेशन है इसमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपके CO2 लेवल्स बढ़ रहा है, आपकी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हो ड्यू टू हैबिट डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्ब्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सॉइल इरोजन, और डेजर्टिफिकेशंस भी हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि दैट सोल्यूशन टू द डिफॉरेस्टेशन स्टेप इज कि आप रिफॉरेस्टेशन करो। रिफॉरेस्टेशन इज ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट, एंड रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया। तो आपको याद रखना है, एंड दिस प्रोसेस कैन बी स्पीड अप बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो आपको याद रखना है। फिर आपको एक केस स्टडी दी गई है दैट अबाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई कम्युनिटी के बारे में दिया हुआ है कि देयर वर मैनी peoples that Amrita Devi and her daughters and other hundreds of Bishnoi communities, they had just lost their lives for just saving trees. तो उनके रिस्पेक्ट में एक आप अवार्ड देते हो दैट इज़ नोन एज अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आपसे चिपको मूवमेंट पूछा गया है इन 2009। ये मतलब मेनली किस लिए था, तो आपको ये चिपको मूवमेंट देखना है कि ये गढ़वाल हिमालयाज़ में स्टार्ट हुआ था। और ये 1974 में आपकी जो लोकल वुमेन्स थी, इन्होंने पेड़ को पकड़ के बोल दिया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे जो आए थे पेड़ काटने के लिए, उनको बोला कि आपको पहले हमको काटना पड़ेगा, देन आप पेड़ काट सकते हैं। तो वहाँ पर ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। देन आपसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 1980s। इसमें जो हुआ क्या था कि दैट इट रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द बाय लोकल कम्युनिटीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस दिस। इसमें होता क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट है और जो लोकल कम्युनिटीज़ है, दे बोथ प्रोटेक्ट एंड मैनेज द फॉरेस्ट। जो दोनों साथ साथ काम करके आपका ये काम जोड़ती है। फिर आपकी NCERT एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हुए चलना है, जिसमें आपको मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चन नंबर 4, एंड आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना है कि आपके बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेरा स्मॉल एफर्ट अच्छा लग रहा हो, देन यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सच ऑसम कंटेंट। ऑल्सो यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड एनी सजेशन अबाउट द वीडियोज़ आर ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।